Hello everyone, I welcome you all to CA Latif's Academy. My name is Masood Farooq and I'll be teaching you Indian polity. और today's topic is पंचायती राज। देखिए पंचायती राज हमारे सिलेबस में जो कि PSI के सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है। हर एक आपने इससे पहले भी सुना होगा, जब भी कोई टॉपिक अलग से मेंशन किया जाता है किसी बुक में से, तो उसकी वेटेज, उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही बढ़ जाती है। ओके, तो इसलिए हमारा ये टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। देखिए पंचायती राज जो है ये एक लोकल गवर्नमेंट का ही टाइप है। जिस तरीके से हमारे अर्बन एरियाज़ में म्यूनसिपल कमेटीज़ होती हैं, इसी तरीके से पंचायत राज जो है वो रूरल सेल्फ गवर्नमेंट का ही रूरल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो कौन चलाते हैं, वो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस ही चलाते हैं। ओके, तो इसको जो है इसको क्यों लाया गया है? जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, इसको हमने क्यों लाया है? देखिए गांधीयन प्रिंसिपल कहते हैं, आपने देखा ही होगा कि गांधी जी की जो सोच है वो हमेशा ये रही है कि लोगों तक, यानी कि लोगों तक उनके जो जो पॉलिटिक्स है वो लोगों तक ग्रास रूट लेवल तक पहुंच जाए। और इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो है ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस सेटअप किए गए थे। ऐसा नहीं है कि 1920 या 1950 या 1992 का हमें वेट करना पड़ा था कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करने के लिए, ऐसा नहीं है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये एंशंट टाइम्स से चलते आ रहे हैं। ठीक है, अब लेकिन इसकी जो काइंड ऑफ स्ट्रगल थी वो ये थी कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनली आप रिकॉग्नाइज करो। तो इसी के हवाले से बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी कमिटीज़ आए, तो उन्होंने जो है अपने कार्यकाल में जो है कुछ काम किए इसको जो है ठीक करने के लिए। कुछ फेल हुए, कुछ कामयाब हुए, तो वो सारी चीज़ें जो हम इसमें आज के लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, तो ये सारा जो है लोकल गवर्नमेंट जो है ये कहाँ से आता है? ये आता है आर्टिकल 40 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। अब आर्टिकल 40 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता क्या है भैया? वो कहते हैं जो स्टेट है उसको जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट को चाहिए कि वो ऑर्गेनाइज करें और एम्पावर करें। किसको? पंचायत्स को वो ऑर्गेनाइज करें और एम्पावर करें और उनको ऐसा पावर दें ताकि वो फंक्शन करे एज एन एफिशिएंट यूनिट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये कौन बताता है? आर्टिकल 40 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं पंचायती राज जो है इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन कब हुआ था। ये हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जब 1992 में हुआ था। किसने किया था? नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने। नरसिम्हा राव तब थे प्राइम मिनिस्टर। ओके, गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस की थी। ओके, और एनफोर्स कब किया गया था इसको? 24 अप्रैल 1993 को इसको एनफोर्स किया गया है। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? नेशनल पंचायत डे भी 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है, क्योंकि एनफोर्स हुआ था हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन जब मिला था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, वो एनफोर्स कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए ओके, तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल आ गया है, आपके पास जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की वो आ गई है। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत कहानी है, हमें उसमें जाना पड़ेगा। देखिए एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जो नेहरू गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी, एक प्रोग्राम किया था स्टार्ट, उसका नाम था CDP, उन्होंने नाम रखा था। ओके, CDP की फुल फॉर्म बताइए? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब लॉन्च की थी? 1952 को। किसने? नेहरू गवर्नमेंट ने। ओके, और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने CDP को, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को पूरे कंट्री में जो है अप्लाई किया था। किसके तहत? नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज 1953 के तहत। और बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस रहे। अब वो आगे भी देखेंगे उसके रीजंस क्या रहे हैं। लेकिन आप समझ गए ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब था कि आप लोगों तक जाइए और लोगों का जो है
मान लीजिए कि जिस तरीके से अभी लोकल गवर्नमेंट जो है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के हैं, वो डायरेक्ट लोगों तक जाते हैं और उनसे डायरेक्ट जो है बात करते हैं, और उनके जो काम होते हैं, छोटे मसाइल जो विलेज लेवल पे हो सकते हैं, वो काम करते हैं। तो इसी तरीके से ये भी एक प्रोग्राम था, लेकिन बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया। अब ये फेल क्यों हो गया, इसके पीछे क्या रीजंस थे, वो रीजंस जानने के लिए जो है सरकार ने एक कमेटी बिठाई, जिसका क्या नाम रखा है, बलवंत राय मेहता कमेटी। ओके। कब बनाई गई थी? 1957 में बलवंत राय कमेटी जो है ये इन्होंने बनाई थी। अब इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, देखिए कम्युनिटी सीडीपी जो फेल हो गया है, उसका मैं थोड़ी बताऊंगा कि वो फेल क्यों हो गया है, उसका बताएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। ओके। तो उन्होंने क्या बताया, उनको वो अपॉइंट की गई थी इसलिए ताकि आप देख लो कि ये फेल क्यों हो गई और इसके पीछे क्या रीजंस है, और साथ में ही हमें आप बताइए कि क्या मेजर्स हम लेंगे आगे ताकि इसकी जो है बेटर परफॉर्मेंस रहेगी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की। ठीक है। तो जो बलवंत राय कमेटी है, उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट किया है वो कब किया था? 1957 को। अब बलवंत राय कमेटी ने जब इसमें एनालाइज किया तो उन्होंने कुछ रीजंस देखे जिसकी वजह से जो है सीडीपी बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया है, और उसके बाद उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी है। सबसे पहले रिकमेंडेशन उन्होंने बोला है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करनी होगी। ठीक है, उन्होंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की, जिसका आज क्या नाम है? पंचायती राज। ओके। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कि आप सरकार जो है ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाओ, लोगों तक पहुंचाओ। ठीक है। देखिए हम बात करेंगे, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, कोई मान लीजिए कि श्रीनगर की बात छोड़ो, आप देख लीजिए गांधरबल में कोई गांव है। ठीक है। मान लीजिए कि वहाँ कोई गांव है, और आपको कैसे पता, मतलब आप श्रीनगर में गवर्नर से पूछते हो, सर यहाँ पर ये गांव फलानी गांव है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, तो आप वो मसला ठीक कर दीजिए। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, क्योंकि गवर्नर पूरी यूनियन टेरिटरी या स्टेट के जो हेड होते हैं, वो छोटे 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 गाँव में नहीं जा सकते हैं। उनकी जो है उन पे और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिसके कारण वो वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। तो इसलिए जो है डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हो गया कि हम लोकली कुछ बॉडीज़ इलेक्ट करें, उनको कुछ पावर्स दें, और वो जो है, जो लोकेलिटी में कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज होंगे, तो वो चीज़ें संभालेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही है, जिसका आज नाम है पंचायती राज। और दूसरी जो इन्होंने रिकमेंडेशन है, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला है 3 टायर सिस्टम हमें लाना पड़ेगा। ओके। हमें 3 टायर सिस्टम लाना पड़ेगा। अब 3 टायर सिस्टम क्या होता है? लोकल गवर्नमेंट में जब हम 3 टायर सिस्टम करते हैं तो बोलते हैं कि 3 सतह यानी कि 3 लेवल्स उसमें होंगे। तो पहला उन्होंने सबसे टॉप जो रखा है वो रखा है ज़िला परिषद। ओके। तो ज़िला परिषद इन्होंने जो है अपेक्स बॉडी रखी थी इस जो है पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में। तो ज़िला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती थी, और पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक लेवल का देखती थी, और ग्राम पंचायत जो है उसको विलेज लेवल पर इन्होंने अपॉइंट किया था। ध्यान रहे, रिकमेंडेशन बलवंत राय मेहता कमेटी दे रही है, और 3 टायर सिस्टम उन्होंने बोला है रखने के लिए, और क्या बोला? डिसेंट्रलाइजेशन करनी पड़ेगी हमें, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बनता है कि विलेज जो पंचायत है वहाँ पर जो है डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, उसके जो विलेज पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं यानी पंच सरपंच, उनके डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, और ज़िला परिषद और पंचायत समिति इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शंस वो होते हैं जब लोग सीधे जाएंगे और खुद इलेक्ट करेंगे किसी मेंबर को, उसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? जब इलेक्टेड पर्सन्स किसी और पर्सन को इलेक्ट करेंगे, यानी कि जैसे डिप्टी सरपंच हो गया। ठीक है। डिप्टी सरपंच को कौन बना? उसके लिए तो कोई ख़ास इलेक्शन होता नहीं ना, वो आपस में जो पंच सरपंच बैठते हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं, वो डिप्टी सरपंच को अपॉइंट करते हैं। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि इलेक्टेड लोग फिर और इलेक्शन करते हैं आपस में, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। ओके। तो बलवंत राय कमेटी ने जो है पंचायत राज के इंस्टीट्यूशंस के कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। उन रिकमेंडेशंस के तहत जो है सबसे पहले उन्होंने कहाँ पर पीआरआईज एस्टेब्लिश किए? राजस्थान स्टेट के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ओके।
राजस्थान स्टेट की नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले यानी 2 अक्टूबर 1959 को इन्होंने लॉन्च की थी क्या, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस विद रिकमेंडेशंस ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, तो ये थे कुछ रिकमेंडेशंस, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस बलवंत राय मेहता कमेटी के। हाँ, अगर यहाँ पर दूसरा आ जाए कि दूसरे नंबर पे कौन था, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश का गलत होगा सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो उसके बाद जो है बलवंत राय कमेटी जो है उन्होंने एक दो स्टेट्स में ये किया था और उसके बाद जो है ये पूरी तरीके से फिर से फेल हो गया। बलवंत राय मेहता कमेटी भी फेल हो गई। अब उसको एनालाइज करने के लिए और एक कमेटी बैठ गई जिसका नाम क्या था, सादिक अली कमेटी। सादिक अली कमेटी को बताया गया है भैया आपको एनालाइज करना है कि बलवंत राय कमेटी जो है या जो हमने पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस राजस्थान में इस्टेब्लिश किए गए थे वो फेल क्यों हो गए, वो चलें क्यों नहीं। ठीक है, और उसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमें अचीव क्यों नहीं हुए, ये चीज़ आप एनालाइज करो। तो सादिक अली कमेटी जो है उन्होंने तीन रीजंस यानी तीन काजेज़ जो हैं वो जो है एनालाइज किए गए थे। उन्होंने तीन रीजंस पाए थे। पहला था उसमें से इलिटरेसी, लोगों में जागरूकता बहुत कम थी, उनमें जो नॉलेज एजुकेशन नहीं थी तो वो इस सिस्टम को समझे नहीं। ठीक है, और लोगों का कोऑपरेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है हर एक चीज़ को। व्हेन यू आर इम्प्लीमेंटिंग एज अ गवर्नमेंट समथिंग टू द लोकेलिटी, तो वहाँ पर लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, दूसरा चीज़ था पॉवर्टी। वो अपनी गुर्बत में ही बेचारे परेशान थे, तो वो इस सब सरकार के चक्कर में काहे को पड़ते, तो उन्होंने ये वाला रीज़न भी दे दिया है। और तीसरा उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न दिया है कि स्टेट्स जो थे उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया है। ठीक है, स्टेट्स का कोऑपरेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है जो है इन सब रूल्स को फॉलो करने के लिए, तभी ये सब काम करेंगे। तो उन्होंने तीन रीजंस दिए, क्या क्या, इलिटरेसी, पॉवर्टी एंड स्टेट्स वर नॉट कोऑपरेटिंग। ये सादिक अली ने दी थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है। हाँ, अशोक मेहता कमेटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बलवंत राय कमेटी जो है उसकी रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक मेहता कमेटी जो है किसने अपॉइंट की थी, जनता गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी इन दिसंबर 1977। ओके, तो इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है वो कब सबमिट किया था, 1978 को, और उन्होंने 132 रिकमेंडेशन दी। ओहो हो, उन्होंने तो पूरा सिस्टम ही बदल दिया। यानी 132 रिकमेंडेशंस अशोक मेहता कमेटी ने दी है। कब दी है, ये दी है 1978 को। और अपॉइंट कब की गई थी, ये वाला डेट आपको याद रखना पड़ेगा। 1977 में अपॉइंट की गई थी और फिर 132 इन्होंने रिकमेंडेशंस दी है। ओके, तो इसमें से जो है 132 रिकमेंडेशंस जो है इसमें से हम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो देखेंगे यहाँ पर, और जो ऑफन एग्ज़ाम में आ चुके हैं और जो आने के चांसेस है वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, सो पहला रिकमेंडेशन है कि दे प्लेस इट 3 टियर इंटू 2 टियर। देखिए, इन्होंने तो बलवंत राय का पूरा सिस्टम ही बदल दिया भैया। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था 3 टियर सिस्टम है हमारा, यानी ज़िला परिषद, पंचायत समिति और जो है ग्राम पंचायत। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने चेंज कर दिया पूरा। इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हमें दो ही रखने हैं, एक तो रखना है हमने ज़िला परिषद और दूसरा रखना है मंडल पंचायत। अब मंडल पंचायत क्या होता है, देखिए मंडल पंचायत एक ग्रुप ऑफ विलेजेस होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ विलेजेस होता है जिसमें 15 से 20 हज़ार तक की पॉपुलेशन होती है, उसको बोलते हैं मंडल। ओके, तो इसने उन्होंने क्या की थी, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे की है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो थे उनकी जो है उनके लिए रिजर्व्ड सीट्स रखी थी। ओके, और जो अदर रिजर्वेशन रूल उस टाइम चल रहे थे वो उन्होंने बोला था वो एज इट इज़ रहेंगे। और उन्होंने रिकमेंड किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनको वक्तन फ़वक्तन हमें एनकरेज करना चाहिए ऐसे ये स्ट्रक्चर बनाने में, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी एनकरेज टू सेट अप दिस स्ट्रक्चर। ओके, सो ड्यू टू द लैप्स ऑफ जनता गवर्नमेंट जो है गिर गई, और फिर अशोक मेहता कमेटी जो है वो दे कुडंट बी टेकन इनटू एक्शन एक्सेप्ट 3 स्टेट्स। 3 स्टेट्स में उन्होंने किया था इसको यानी लॉन्च किया था। एक था उसमें कर्नाटका, दूसरा था वेस्ट बंगाल और तीसरा था आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये रही कुछ रिकमेंडेशंस अशोक मेहता
कमेटी की। ओके, सो लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट कमेटी। अब इसके बारे में, इसके अलावा क्या कमेटी आती है, देखिए अब आ गया है राजीव गांधी। राजीव गांधी की सरकार में उन्होंने बताया है कि ये जो कमेटियां आती रही हैं ये एक दूसरे को बोलते हैं कि आपने ये किया, आपने वो किया, भैया हमको तो ये नहीं चाहिए, हमको तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करवाना है ताकि हमारी पीआरआईज जो हैं, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो प्रोटेक्ट रहे, प्रिजर्व रहे। और इंस्टीट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें एक अलग चैप्टर बनना चाहिए जिसमें जो है ये सारा चीज़ें जिसमें इसकी रिकॉग्निशन हमें मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले इसकी कमेटी बैठ गई थी एल.एम. सिंघवी कमेटी 1986 में। नहीं, उस उन्होंने क्या बताया, हमें कॉन्स्टिट्यूशनली इसको जो है रिकॉग्निशन चाहिए पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के लिए। उसके बाद आ गई थंगन कमेटी सेम ईयर में। देखिए जहाँ सॉरी 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 थंगन कमेटी जो है 1988 में बनी थी और उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, पी.के. थंगन। ओके, तो और उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने भी सेम बात बोली थी जो लास्ट एल.एम. सिंघवी कमेटी ने बोली थी। क्या बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनली हमें रिकॉग्नाइज करो। और उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, उन्होंने बोला है कि थ्री टियर सिस्टम से हमें उन्होंने थ्री टियर सिस्टम जो है वापस लाया है फ्रॉम टू टियर सिस्टम। अब टू टियर सिस्टम किसने लाया था, अभी पढ़ा हमने, किसने, अशोक मेहता कमेटी ने टू टियर सिस्टम लाया था। यानी उन्होंने रखा था ज़िला परिषद और पंचायत मंडाल, यानी मंडाल पंचायत। और वो फिर किसने वापस लाया, थोंगन कमेटी 1988 में थ्री टियर सिस्टम जो है वापस लाया गया है। और उन्होंने क्या बोला कि जो फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के, यानी कि जितने भी मेंबर्स इसमें इलेक्ट होते हैं वो 5 साल के लिए ही होने चाहिए। उन्होंने फिक्स टेन्योर बताया है 5 ईयर्स। ओके, और क्या बताया इन्होंने कि वुमेंस के लिए इन्होंने रिजर्वेशंस रखी है। ठीक है। और स्टेट फाइनेंस कमेटी जो है हर एक स्टेट में इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है हमें। ये किसने बोला था, थंगन कमेटी ने। ओके, थंगन कमेटी ने। सेम ईयर में मतलब सेम जो इसी साल में दूसरी एक कमेटी बनी थी, उसका क्या नाम था, गडगिल कमेटी। गडगिल कमेटी सेम ईयर में बनी थी जिसमें थोंगन बनी थी 1988 में। उसके चेयरमैन थे वी.एन. गडगिल। उसने कुछ खास किया नहीं, तो जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी थी वो उसने अपनी रिकमेंडेशंस में दी थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ उसने यहाँ पर अपनी रिकमेंडेशंस में दी है, उन्होंने बोला था कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस जो है उनको एक पावर देना चाहिए कि वो टैक्सेस कलेक्ट करें, और जो ड्यूटीज़ हैं लोकल बॉडीज़, लोकल एरियाज़ में, वो उनको वो अथॉरिटी मिलनी चाहिए। वो गडगिल कमेटी ने बोला था जो 1988 में आ गया। ओके, उसके बाद आता है कि अब कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की कैसे मतलब कि हुई कैसे। ठीक है, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन जो है पंचायती राज की इसके लिए तो आपने देखा ही है कितनी कमिटीज़ आ गई और कितनी कमिटीज़ फेल हो गई, कितने पापड़ बेलने पड़े। ठीक है, और फाइनली जो है राजीव गांधी ने एक अमेंडमेंट बिल पास की थी 1989 में। ठीक है, 1989 में जुलाई में उन्होंने लोकसभा में एक बिल यानी प्रेजेंट की थी और लोकसभा में वो पास हो भी गई थी, लेकिन वो राज्यसभा में रिजेक्ट हुई थी। अब क्या करें, अब तो उनकी सरकार भी नहीं रही है। ठीक है, अब आ गई है सरकार किसकी, अब नेक्स्ट सरकार जो आ गई है वो आ गई है नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट वो कब आई थी, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो है वो आई थी 1989 में। ठीक है, ओके, तो अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ वीपी सिंह। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने भी एक रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने बोला था कि हमें स्ट्रेंथन करने चाहिए, क्या, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, पीआरआईज हमें स्ट्रेंथन करने चाहिए। लेकिन उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल उन्होंने भी इंट्रोड्यूस की थी लोकसभा में। ठीक है, और उनकी जो सरकार है वो गिर गई, बीच में ही गिर गई। 1990 में, सितंबर ऑफ 1990 में जो है नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो है वो लैप्स हो गई, और उसकी वजह से जो है सीए बिल वगैरह ये सब उनका वैसे का वैसे ही रह गया है। तो फिर क्या, फिर उसके बाद जो है, उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई। फिर आ गए हमारे हीरो, कौन आ गए, हमारे हीरो कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन के, नहीं वो मत बोलो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो तो फादर ऑफ है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बिल प्रेजेंट की थी, और उसके बाद जो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट जिन्होंने पास करवाया था, उनका क्या नाम था,
नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम कांग्रेस सरकार के। और उन्होंने सितंबर 1991 में बिल पास की थी। ठीक है, तो उन्होंने जो है बिल प्रेजेंट की थी और इंट्रोड्यूस की थी, और उसके बाद जो है यही बिल एक्ट के शेप में आ गई, क्योंकि इसको लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी पास किया गया था। और फाइनली जो है हमारे पास जो है हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की शेप ले लिए, जिसको बोलते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992। ठीक है, तो ये था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट, जिसमें क्या आता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ जो इसको एनफोर्स कब किया गया था, इसको फोर्स में कब लाया गया था, 1993 में, 24 अप्रैल 1993 में इसको एनफोर्स किया गया था। और इसीलिए 24 अप्रैल को नेशनल पंचायत डे भी मनाया जाता है। सो इट वाज ऑल अबाउट पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसके बाद जो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, वो तो पर्टिकुलरली सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं कोशिश करूँगा वो भी आप तक मैं पहुँचाऊँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।